बिड्डी कला हारेगा इस बार। कारण कारण तो कुछ काम नहीं किया उन्होंने इस बार। और उस राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण मैं स्वयं हूँ, एक सरकारी नौकर होकर कि मेरे पिछले 7 साल में 8 ट्रांसफर किए गए हैं प्रशासनिक आधार पर। पूर्व सरकार ने भी मतलब क्या है कि वसुंधरा के टाइम में भी मतलब क्या है कि उसकी ओवरब्रिज का हुआ था, लेकिन वो जस के तस से हर सरकार चुनाव में इसका मुद्दा बनाती है। कि वसुंधरा जी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर कोई अच्छा कार्य हो गए तो उसको सबसे पहले अपने कैसे खराब करे, उसको कैसे रोके, और यही सर, काम। पैसा तो जनता का लगा है ना, जनता के टैक्स का पैसा है। तो जनता जवाब देगी इस बार। किसको दे रही जनता जवाब? कांग्रेस को, कल्ला जी को पूरी अच्छी तरीके से जवाब देगी। बहुत रोचक व्यवस्था है इस शहर में अभी कि यदि आपको डॉक्टर से उपचार भी करवाना है तो आपको डॉक्टर से पहले किसी राजनेता से मिलना जरूरी है। उस स्तर पर शायद नहीं हुई है। उम्मीदें कौन सी बाकी आपकी नजर में? शिक्षा पे शिक्षा मंत्री है यहाँ के, और शिक्षा में उम्मीद बाकी रह गई। कॉलेज आज देखें तो डूंगर महाविद्यालय एक बहुत बड़ी कॉलेज है, उसके अलावा उस लेवल की कॉलेज अभी तक बीकानेर में आई और जो बड़े बड़े नेता है जिनको हमने नेता बनाया, तो किसी ने कॉल कर दिया, कांग्रेस वालों ने कॉल कर दिया या भाजपा वालों ने, तो वो आ जाते हैं, पर लगभग कम ही आते हैं। ये हमने दी है तो उसमें आप दोषी पाए जाओगे, क्योंकि आप वही हो जिनको वेंटिलेटर पे पहुंचने से पहले ऑक्सीजन चाहिए था, उनको ऑक्सीजन का दवाई दे रहे हो, दवाई वाले को इंजेक्शन लगा रहे हो। अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप डिसीजन मेकर नहीं हो और आप डिसीजन सीकर ही हो, तो फिर इतने पंचायती यार बकवास करने की जरूरत है नहीं कि हम कुछ नहीं है। नमस्कार, आस्था तक की चौपाल में आपका स्वागत है। समय हो चुका है रात को 11:25। जब पूरी दुनिया सोती है तो बीकानेर का शहर का ये परकोटा है, वो पूरी रात को जगता है और लोग बैठते हैं यहाँ पर और बातचीत करते हैं, गपशप मारते हैं। इनको बोलते हैं कि लोग पाटा पर बैठ कर चर्चा करते हैं। सर, क्या स्थिति है बीकानेर पश्चिम की? कौन वर्तमान में 2023 में ऐसे जीत रहा है? कैसे विकास के कार्य हुए बिड्डी कला के नेतृत्व में? बिड्डी कला हारेगा इस बार। कारण कारण तो कुछ काम नहीं किया उन्होंने इस बार। क्या क्या काम यहाँ के नहीं करवाए जो अभी तक जनता को उम्मीद है कि होने चाहिए? उनसे पूछिए, सीनियर ज्यादा है। क्या क्या सर काम नहीं हुए अभी तक? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ जी। कि राजनीति में परिवर्तन किसी भी शहर के विकास के लिए ज़रूरी होता है, चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे सरकार राज्य की हो। क्योंकि बीकानेर का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर एक ही व्यक्ति 1980 से लेकर लगभग 2023 तक राजनीतिक प्रभुत्व में रहे हैं, और एक व्यक्ति यदि राजनीतिक प्रभुत्व में रहता है तो एक तालाब जैसे ठहरावा होता है वैसा राजनीतिक वातावरण हो जाता है। मैं एक कॉलेज का प्राध्यापक हूँ। मेरी दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि चाहे कौन सा ही राजनीतिक दल हो, अब बीकानेर युवा सोच और युवा नेतृत्व की मांग कर रहा है। किसी भी पार्टी से आए, नए नेतृत्व आए, नई सोच आए, ताकि एक बीकानेर को नई दिशा मिले। जिन भी राजनेताओं ने कार्य किया उसकी लाइन को नया युवा जोश आगे की तरफ बढ़ाए, तभी बीकानेर का विकास संभव है। हमारे यहाँ से केंद्रीय विश्वविद्यालय चला गया लेकिन नेतृत्व उस तत्कालीन कुछ नहीं कर पाया। आज कोटा के विकास को देखते हैं कि एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर 1600 करोड़ रुपए का विकास कार्य अपने शहर में करवा लेते हैं, और आज लोकतंत्र के 75वें साल में बीकानेर का नागरिक सड़क टूटी हुई नाली को देखकर जीता है और खुश हो जाता है पापड़िया सड़क में कि हमारे यहाँ सड़क बन गई। तो हम तो इस लोकतंत्र में जी रहे हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग करता हुआ चुनाव में वोट करता है, किसी को जिताता है, किसी को हराता है। तो एक जनता के नाते, एक आम नागरिक के नाते मैं अपील करना चाहूँगा कि परिवर्तन संसार का और सनातन का नियम है। परिवर्तन से विकास होता है, परिवर्तन से नई दिशाएं खुलती है, परिवर्तन से नया सोच विकसित होता है, चाहे पार्टी कौन सी हो। मतदान में प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक भाग ले, मतदान के प्रति हम लोगों को जागरूक करे, और मैं एक नागरिक के नाते कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में प्रत्येक नागरिक अधिकाधिक मतदान करें, नए सोच के साथ, नए जोश के साथ। आपकी नज़र में ऐसा कौन कैंडिडेट जो वास्तविकता में यहाँ का विकास करवा सकता है जो अभी तक विकास नहीं हुआ? परिवर्तन होने पर ही विकास संभव है, क्योंकि इस शहर ने राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति को देखा है और भोगा है, और ये शहर अब इस राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति को समाप्त करने की तय कर ली है। और उस राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण मैं स्वयं हूँ, एक सरकारी नौकर होकर कि मेरे पिछले 7 साल में 8 ट्रांसफ़र किए गए हैं प्रशासनिक आधार पर।
और माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे को इस फ्रीक्वेंट और राजनीतिक प्रतिशोध के ट्रांसफ़र के आधार पर स्टे भी दिया है। अतः मैं देखता हूं कि कोई भी जो राजनीति होती है वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए। एक किसी भी नगर का विकास उन नगर की मूलभूत सुविधाओं के अनुसार हो। ये शहर रेलवे फाटक की समस्याओं से 1980 से त्रस्त है। ये शहर सूरसागर की फाटक की बात कोर्ट गेट फाटक हर बार नारा आता है, लेकिन हमारे गाड़ियों का पेट्रोल जलता है, नागरिक परेशान होते हैं, चुनाव आते हैं, व्यक्ति जीतते हैं, व्यक्ति हारते हैं, समस्या जस की तस है। सूरसागर में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, समस्या जस की तस है। बरसात के अंदर गंदे पानों की नालों से गिन्नानी जैसा एक पूरी की पूरी बस्ती त्रस्त है, आज तक वो समस्या हल नहीं हुई है। और बड़े बड़े एशियाई बैंक से योजनाएं आ गई है, सीवरेज लाइन आ गई, लेकिन हम इन मूलभूत सुविधाओं से उभर नहीं पाए हैं। तो मैं अपील करूँगा एक नागरिक होने के नाते कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो सड़क, जो नाली, जो लाइट, एक हॉस्पिटल में पट्टी, हॉस्पिटल में दवाई, जो कि तत्काल जाते ही मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं से आम नागरिक जूझ रहा है। सत्ता चाहे किसी की हो, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधाओं का हल ये प्राथमिकता है। आपकी नजर में कौन है जो इन सुविधाओं को पूर्ति यहाँ से करवा सकता है? हमारी नज़र में बीकानेर में कांग्रेस ही इन सब सुविधाओं को आगे भी पहले भी दिया है और आगे भी देती रहेगी। और इसके लिए बीडी कले का नेतृत्व सबसे बेस्ट नेतृत्व है। राजनीति में सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होना एक सामान्य प्रक्रिया है। हो सकता है किसी के मतलब क्या है कि उसके मतलब क्या है कि द्वेषता के कारण से हुए हैं, लेकिन ये कोई बड़ा कोर्ट गेट फाटक नहीं बना, जिम्मेदार कौन? इसके लिए पूर्व सरकार ने भी मतलब क्या है कि वसुंधरा के टाइम में भी मतलब क्या है कि उसकी ओवरब्रिज का हुआ था, लेकिन वो जस के तस है। हर सरकार चुनाव में इसका मुद्दा बनाती है, हल इसका कुछ नहीं तो है। आपकी नजर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोषी? नहीं, इसका हल जो है कांग्रेस ने पहले भी मांग रखी थी, बाईपास ही इसका एकमात्र हल है। सर एक बड़ी बात बताइए, सूरसागर में आज मैं कवर करके आया वहाँ पर चौपाल की, पानी बिल्कुल नहीं, नौकाएं नहीं, वो बिल्कुल मिट्टी के ढेर की तरह पड़ी है, जिम्मेदार कौन? सूरसागर की जो स्थिति है वो ड्रेनेज सिस्टम के कारण से वो गंदा पानी वहाँ आता है, वहाँ इसलिए गड़बड़ होता है। जिम्मेदार कौन आपकी नजर में? जिम्मेदार तो जो सरकार रहेगी वही तो होगी। मानते हैं कि वर्तमान यहाँ गहलोत सरकार जिम्मेदार है? नहीं, यहाँ की नगर निगम और यूआईटी जिम्मेवार रहती है, सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है। क्या लगता है सर, कितना सच कह रहे हैं सर? जी अभी इन्होंने जो भी कहा है, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि सूरसागर का जो पर्सनल विषय है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वसुंधरा जी ने अगर करा दिया तो ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने। कांग्रेस को ये लगता है कि वसुंधरा जी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर कोई अच्छा कार्य हो गया है तो उसको सबसे पहले अपने कैसे खराब करे, उसको कैसे रोके। और यही सर, काम, पैसा तो जनता का लगा है ना, जनता के टैक्स का पैसा है तो वो। जनता जवाब देगी इस बार। किसको दे रही जनता जवाब? कांग्रेस को, कल्ला जी को पूरी अच्छी तरीके से जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी बीकानेर पश्चिम में। बीजेपी का सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है यहाँ से जो चुनाव निकाल सकता है? नया चेहरा आना चाहिए, उसमें जेठानंद व्यास सबसे बेस्ट। कैसे उम्मीद है जेठानंद व्यास से, क्या कुछ विकास कार्य करवाए या लोगों से जुड़ाव कैसा है उनका? मैं एक बात आपको बता दूं कि बीकानेर का युवा, खासकर भारतीय जनता पार्टी का युवा, ये चाहता है कि हमारे बीच से निकला हुआ आदमी एमएलए बने। और जेठानंद व्यास वो शख्सियत है जो पिछले 30 सालों से सड़क पे दरी उठाने से लेके झंडे बैनर लगाने का काम करता है। और ऐसा व्यक्ति अगर एमएलए बनेगा तो आम कार्यकर्ता को ये लगेगा कि भाई एमएलए मैं खुद ही बन गया। तो लगता है जेठानंद व्यास अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो वो सब विकास कार्य करवाएंगे जो आपकी उम्मीद और आस है? निश्चित रूप से करवाएंगे, निश्चित रूप से। और भी जनता है उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा शंकर आचार्य। क्या लगता है सर, क्या उम्मीद है 23 में, किसे चुन रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। कारण क्या भारतीय पार्टी चुनने का? पिछले 5 सालों में 3 मुख्य मुद्दे थे जी। यहाँ के जो क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तो उन्होंने कहा था बिजली निजीकरण को बंद करेंगे, खुद ऊर्जा मंत्री बन गए, निजीकरण बंद नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा था 150 कर्मचारी ईसीबी के जो पिछले राज में निकाले गए थे उनके लिए धरना दिया गया बीजेपी के राज में कि हम इसको लगाएंगे। कुछ चुनिंदा 20-25 अपने लोगों को लगाया गया जिसमें भाई भतीजावाद हुआ है और 150 आदमी ने लगे। तीसरा बड़ा मुद्दा था, पिछले काफ़ी वर्षों से बीडी के जो बाईपास का रोना रो रहे हैं। वसुंधरा राज ने एलिवेटेड रोड की वहाँ घोषणा की थी, काम लगभग शुरू होने वाला था जी। स्टे आ गया, नहीं हुआ। अगर स्टे नहीं आता तो वो काम हो जाता, लेकिन आज तक उनके कार्यकाल में कम से कम 50 साल उनको शासन करते हुए 7 बार मंत्री रह चुके हैं,
और बीकानेर की स्थिति देख लीजिए आप, और कोटा जाकर देख लीजिए, आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीकानेर पश्चिम में क्या स्थिति लग रही है कि 23 के चुनाव में कौन विधायक जीत रहा है? बीकानेर पश्चिम की जहाँ तक बात की जाए तो वैसे तो हालात बहुत ही चिंतनीय हैं। इस बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र ने शिक्षा मंत्री दिया है, पर इस शहर के शिक्षा के हालात बेहाल हैं। दूसरी ओर इसी शहर ने एक ऐसा एमपी दिया जिन्हें यूनियन लॉ मिनिस्टर का पद मिला है, पर इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर और विशेष रूप से एक बहुत शांत इलाका जो कहा जाता था, बीकानेर का परकोटे का जो इलाका था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम जैसे ख़त्म सा है। तो यकीनन आवश्यकता है एक ऐसे कैंडिडेट के जीतने की जो युवा हो और जिसके पास एक प्लान हो। इस शहर में भाजपा से अगर बात करूं तो दो नाम हैं जो काफ़ी युवा हैं, अविनाश जोशी और अरुण आचार्य। अब पार्टी का क्या फैसला रहेगा ये दूसरी बात है, पर यकीनन युवा की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास निसंदेह शायद विकल्प नहीं है और बीडी कल्ला जी एक प्रमुख नाम हर बार की तरह उभर के आ रहे हैं, पर कामना करता हूं कि इस बार फिर यदि कल्ला जी जीतते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है और उन्हें मंत्री का पद मिलता है तो उनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी इस बार इस शहर को, जो वो 5 साल में पूरी कर नहीं पाए। और रही बात भाजपा की, मैं कामना यही करूंगा कि बीकानेर पश्चिम से यदि कोई भाजपा का अच्छा चेहरा उभर कर आता है और युवा होता है और वो जीतता है निसंदेह, तो कामना करते हैं कि राजस्थान में सरकार भाजपा की बने, ताकि इस शहर का युवा यकीनन वो जिसने कुछ परिकल्पना कर रखी है। बीजेपी का एक ऐसा कैंडिडेट जो बीडी कल्ला को सीधी सीधी चुनौती दे सके, आपकी नजर में कौन? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, ये मानते हुए कि काफ़ी नाम के लिए जवाब आसान भी नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी नाम है जो बिल्कुल नए हैं बीडी कल्ला जी के सामने। पर मैं चाहूँगा कि 3 नाम हैं जो यकीनन टक्कर दे सकते हैं, जिनमें जेठानंद जी का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। जेठानंद जी व्यास का ये जो निर्णय था संघ को छोड़ के भाजपा की ओर रुख करना, ये अपने आप में एक संकेत है। और उसी के साथ अगर जहाँ तक बात करें युवा नेताओं के, अरुण आचार्य एक ऐसे देश से आए हैं जहाँ पे विकास यकीनन उन्होंने देखा है, हमने अभी तक सिर्फ सुना है। वो एक विकसित देश में 20-25 साल अपनी ज़िंदगी के निर्वाह करके आए हैं और यकीनन अपने साथ काफ़ी तजुर्बा लाए हैं जो अपनी पोटली में वो भर के लाए हैं, और शायद उनकी इच्छा है कि वो शहर को दें। और दूसरी ओर युवा नेताओं में अविनाश जोशी हैं, उनकी बात करें तो निसंदेह वे भी एक कदावर भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, और हम कामना करते हैं कि यकीनन युवा चेहरा उभर के आए, क्योंकि इस शहर की आवश्यकता है। एक बहुत रोचक व्यवस्था है इस शहर में अभी कि यदि आपको डॉक्टर से उपचार भी करवाना है तो आपको डॉक्टर से पहले किसी राजनेता से मिलना ज़रूरी है। बताइए, जहां उपचार के लिए समय बहुत कम होता है कई बार और एक क्रिटिकल स्टेज होती है, वहां पे आपको पहले कुछ समय इस बात में ज़ाया करना पड़ता है कि आपका किसी राजनेता से सीधा ताल्लुकात है कि नहीं। ये बड़ा दयनीय मुद्दा है। बीकानेर में विकास कार्य कितने हुए सर, क्या लगता है? विकास कार्य वैसे तो हुआ है, देखें तो काफ़ी चुनौतियां थी जो भी सरकार के सामने, उन्होंने कुछ हद तक की है पूरी, लेकिन जो उम्मीदें थी उस स्तर पर शायद नहीं हुई है। उम्मीदें कौन सी बाकी आपकी नजर में? शिक्षा पे, शिक्षा मंत्री है यहाँ के और शिक्षा में उम्मीद बाकी रह गई। कॉलेज आज देखें तो डूंगर महाविद्यालय एक बहुत बड़ी कॉलेज है, उसके अलावा उस लेवल की कॉलेज अभी तक बीकानेर में आई और वो गंगा सिंह जी मतलब राजघराना तब उसके बना अलावा गया था जो उसके बाद मेरे ख्याल से शहर को कोई अच्छी कॉलेज ही नहीं दे पाए। आज ईसी भी बेहाल है, सीईटी बेहाल है, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं राजस्थान के जो भी है, और यहाँ के स्टूडेंट्स को एग्जाम देने जयपुर जोधपुर जाना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बीकानेर कोई छोटा नहीं है मेरे हिसाब से, वो भी एक बहुत जरूरी आवश्यकता है। एक पार्टी परिवर्तन की बात करती है और दूसरी पार्टी 5 साल बेमिसाल की बात करती है, पर किसी भी पार्टी से पिछले 20 वर्षों में जो बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग, कोटगेट और केम रोड, वो आज तक इनसे निदान नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात देखिए, इनके दिमाग में भी नहीं है उसका कोई उपचार करना, क्योंकि रेलवे ने तो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन करके वहां पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब इनके प्रोजेक्ट में भी ये नहीं है। दोनों ही सरकार दोषी आपकी नजर में? निसंदेह दोनों ही सरकारें दोषी है। मेरे को आप एक बात बताइए, 2015 के बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि राजस्थान को एक IIM, एक IIT, एक केंद्र विश्वविद्यालय और एक एम्स दिया जाएगा। उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, बीकानेर से MP भाजपा का था, बीकानेर से दोनों MLA भाजपा के थे। चारों ही चीजों में से एक भी चीज बीकानेर को नहीं मिली। ये कितना दुर्भाग्य है इस बीकानेर शहर का कि IIT
कोटा ले गया, IIM उदयपुर ले गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर ले गया और एम्स जोधपुर ले गया। बीकानेर में ऐसी क्या कमी थी कि आप चारों में से कोई एक बीकानेर को नहीं दे पाए? सर क्या लगता है कितने विकास के कार्य हुए बीडी कल्ला के नेतृत्व में यहाँ? बीडी कल्ला के नेतृत्व में बहुत विकास कार्य हुए, बहुत काम हुआ है। इन्होंने पानी की 100 साल की कमी पूरी नहीं होगी। बीकानेर को पानी, इतना पानी की उन्होंने कर दिया। और विश्वविद्यालय खोली है, गंगा सिंह विश्वविद्यालय खोली है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली है, बहुत सड़कों का जाल बिछा दिया है। और ये जो अपने 80 से हम इस आदमी को पुश करना नेता है, तो हम एक सब अपनी जात विशेष का अपने ध्यान रखते हैं। जाट को करता है, बिश्नोई को करता है। तो मैं ये चाहता, मैं पुश करना होने के नाते चाहता हूँ कि 80 में जो बीडी कल्ला ने हमने ये जो पेड़ खड़ा किया है, तो इसको और विकास कार्य बढ़ाने के लिए और बीकानेर का विकास करने के लिए इस आदमी को, हर प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे समाज से 100-200 आदमी के अपने जोड़ने का करके, और इस बीडी कल्ला का ये हो सकता है कि अंतिम चुनाव है और इसको जिताने का। सर सड़कों का विकास हुआ वास्तविकता में? बहुत सड़कों का विकास हुआ है। और बीडी कल्ला ने तो ये इन भाई ने कहा था कि भाई अपने वो ये रेलवे क्रॉसिंग की समस्या बताई थी। बीडी कल्ला ने खुद में ना 2 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराए थे बाईपास कराने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बाईपास को कैंसिल कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट की उसमें 2 करोड़ रुपए जमा कराए थे। चलो सर एक बात और कर रहे थे, मनमोहन सिंह के 2 टर्म और रहे केंद्र में, और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी थी, फिर क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो कोशिश ही की थी। ये 14 से ये कर रहे हैं ये अपने बीजेपी गवर्नमेंट वाले। सर विकास के कितने कार्य हुए क्या लगता है आपको? विकास के कार्य 6 महीने में, साल भर में जो पीछे चुनाव बचता है उसमें होता ही है। सारे बीजेपी वाले करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं। 4 साल में क्या हुआ? 4 साल में जो रूटीन में जो कार्य किए वो बीडी कल्ला साहब ने किए हैं कार्य, ऐसी बात नहीं है। और अभी साल भर में तो जड़ी लगा दी विकास कार्यों की। अगर यही विकास के कार्य 4 साल में होते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? वो तो बेहतर होता, वो तो संभव है, यही बात है, ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन कोर्ट गेट फाटक का समस्या अभी तो क्यों आ रही है? अब ये वो लंबी कभी बीजेपी राज में चल रहा है और ये कांग्रेस राज में चलता है। बीकानेर का ये दुर्भाग्य है। तो क्या दोनों ही सरकार दोषी आपकी नजर में? दोनों सरकार दोषी। तो जनता के पास क्या विकल्प? अब क्या करें, ये तो बीजेपी चुनाव पास किया अभी इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने। भाई या तो बीजेपी या कांग्रेस, दोनों को देख लिया कि कुछ हवा नहीं इसमें, क्या बना है। पाटा प्रथा का क्या सिस्टम है, लोग कैसे आते हैं, क्या कुछ चर्चा यहाँ पर होती है? हर तरह की चर्चा होती है यहाँ पर, किसी भी विषय पर बिना चर्चा पाटा नहीं रहता। तीनों लोगों की चर्चा होती है यहाँ पर। कितने बजे पाटा स्टार्ट होता है, लोग आना कितने बजे तक चर्चा? ये लगभग 22 घंटे तक चलता है। लगभग 2-3 जगह ऐसी है जहाँ केवल 2 घंटे खाली रहता है, बाकी लोग बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। सर 23 के चुनाव है, क्या लगता है कौन यहाँ से बीकानेर पश्चिम से 2023 में चुनाव जीत रहा है? पूरा राजस्थान बीजेपी से जीत रहा है, 150 सीट से जीत रहा है। पूरे पश्चिम तो 20-20 हजार से जीतेंगे। यहाँ के विकास कार्य कोटकेट फाटक का एक बड़ा मुद्दा है, इसके लिए बीजेपी कितनी दोषी? देखो ये 2 महीने बाद थोड़ा इलाज करेंगे। जो लोग ये छोड़ गए हैं ना समस्या 40 साल शासन करके। सर देखो ये तो मानना पड़ेगा बीजेपी भी उसमें शामिल है, सांसद यहाँ से बीजेपी के हैं। अरे वृक्ष लगाया किसने? बात ये है जिन्होंने प्रारंभ किया वो कंप्लीट नहीं कर सके, तो बाद वालों का कोई इसमें ज्यादा दागी वाला काम नहीं है। Who started this? They must complete that. देवी सिंह भाटी बीजेपी में आ गए, क्या लगता है बीजेपी कितनी मजबूत हुई? नहीं, बहुत मजबूत हुई। वो जननायक है। जैसे हमारे शहर में नंदलाल व्यास जननायक था, वैसे वो मगरे में देवी सिंह भाटी, और उनके तो और भी जिलों में लोगों से संबंध है। वो चुनाव को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व है। शायद मुझे याद नहीं 18 लाख वोट मिले उनको जब उन्होंने अपना एक पार्टी का गठन किया था। इफ़ आई डोंट फॉरगेट, शायद 18 लाख मायना रखता है। 6-7 करोड़ के प्रदेश में अगर कोई ऐसा एक आदमी 17-18 लाख वोट ले अपने कैंडिडेट के थ्रू, दैट्स वेरी नाइस। वो तो सक्सेस है, एक सिंगल चेहरे की सक्सेस है वो। ये जनप्रतिनिधि चुनकर पार्टों पे आते बातचीत करते हैं, ऐसा कोई वाकई आपको याद आ रहा है? देखो अधिकतर तो नन्नू महाराज कॉल करते ही आ जाते थे, वो आ जाते थे, मित्रवत व्यवहार में आ जाते। बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको हमने नेता बनाया, तो किसी ने कॉल कर दिया, कांग्रेस वालों ने कॉल कर दिया या भाजपा वालों ने, तो वो आ जाते हैं।
पर लगभग कम ही आते हैं, और जो पाटे पे आ जाते हैं वो विधानसभा में भी खूब मौज करते हैं। कौन कौन है, कौन कौन मौज की कुछ बताइए ना, जो शुरू में आए स्थापित हो गए, अब हम उनको हटाने जा रहे हैं। नाम तो बता दीजिए। ये बीकानेर की जनता बड़ी खुलकर बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है, कितनी सच्चाई? अगर इस बीकानेर पश्चिम से हमारी महादेव बाबे से हम प्रार्थना करते हैं कि टिकट इसी को मिले, क्योंकि हमें चुनाव इन्हीं से लड़ना है और इन्हीं को हराना है। हम बीकानेर पश्चिम में कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार नहीं चाहते। बीडी कलक इतनी नाराजगी क्यों, कारण क्या? इसका आप देखो, बीकानेर संभाग मुख्यालय है ना, एंड ही इज रूलिंग सिंस 42 ईयर्स। 2-3 बार हारा, राज में रहे, जिनकी जिम्मेवारी होगी उनको कहेगी ना जनता। तो बीकानेर आज भी एक देहात जैसा लगता है। आपको कहीं से लगता है कि ये संभाग मुख्यालय है बीकानेर? है तो सही है, तो वास्तव नहीं, दफ्तर आ गए, पावर आ गए, टेक्निकल चीजें आ गई, डजंट मैटर मच, बट वो डेवलपमेंट कहाँ है? हमें तो नहीं दिखा। आप मानते हैं बीकानेर में वास्तविकता में कितना विकास हुआ है? देखो, मैं विकास की आप परिभाषा क्या मानते हो, और दूसरा, अगर हर बार जब आदमी को वेंटिलेटर पे ले जाना हो तब आप उसको दवाई दोगे और वो भी ये कह के दोगे कि हमने दी है, तो उसमें आप दोषी पाए जाओगे, क्योंकि आप वही हो जिनको वेंटिलेटर पे पहुंचने से पहले ऑक्सीजन चाहिए था, उनको ऑक्सीजन का दवाई दे रहे हो, दवाई वाले को इंजेक्शन लगा रहे हो। तय करना पड़ेगा कि अचानक से ही जिलों की भरमार निकाल देनी, और केवल जैसे कि मैं एक संविदा कर्मचारियों का नेता हूँ, मुकुल आचार्य नाम है मेरा। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिनों पहले मदरसे में सब कुछ पूरा हो गया, परमानेंट वालों को परमानेंट, बाकी नई विज्ञप्ति निकाल दी। 5 साल तक कमेटी बनी रही। बीडी कल्ला की कमेटी में, अगर कल्ला जी नहीं तो कोई और होता। 5 साल तक कमेटी बनी रही और संविदा मंथन चलता रहा, अमृत निकला, और निकला आचार संहिता से 3 दिन पहले। जो इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप कह दिया जाएगा कि आचार संहिता लग गई, अब नहीं हो पाएगा। और क्यों केवल उन्हीं का ही पूरा हुआ? मतलब आप देखिए, सब जगह पे डिवाइडेशन ला दिया, कच्ची नौकरी में भी ला दिया, पक्की नौकरी में भी ला दिया। तुम कौन हो ये तुम्हें बता दिया जाता है। जब आप देखते हो कि नोटिफिकेशन किसका आया, तो पर्टिकुलर उन्हीं का आया। और मैंने कल ये, आप मदरसा पैरा टीचर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, आगे बोलने वाला था, मैं नाम बताऊंगा आपको। कल के अखबार में एक पूरा फ्रंट पेज का ऐड था धन्यवाद देने का। जिन आदमियों की तनख्वाह 4400 रुपये होती है या 5000 से कम होती है, और 4 लाख रुपए का एक ऐड आया इतना बड़ा, उनमें उन नेताओं के नाम थे। तो अगर वो व्यक्ति जिनको मिला है और उन्होंने पूरा 1 पेज का ऐड दिया है, और वो व्यक्ति जो इतने सालों से लगातार मांग रहे हैं, जैसे मेरा धरना चल रहा था जयपुर में, 64 डेज तक चला है। अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब सब मेरे धरने पे भी आए थे और वादा किया था। उस समय वो सरकार में नहीं थे। वादों का क्या हुआ? वादों का क्या हुआ? एक बड़ा 1,10,000 संविदा कर्मचारी नियमित हो गए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, उसमें कितनी सच्चाई? मैंने आपको कहा, जैसे आपने गौर किया होगा, एक रूल बना दिया, संविदा सेवा रूल्स 2022। तो जब नाम ही संविदा सेवा रूल्स है तो पक्के कौन हुए? नहीं समझ में आपकी बात अभी तक, या समझना नहीं चाहती जनता, या पूछने वाले भी वो उसी तरीके से पूछते। जब नाम ही संविदा सेवा रूल है तो परमानेंट कौन हुआ? सर, धरना आजकल वापस प्रारंभ हो गया है शिक्षा निदेशालय के बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जो संविदा पे लगे हुए हैं, जिसमें विशेष बात करूं, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी और 50 विद्यार्थी मित्र अभी भी कोसों दूर है। वो मदरसे में नहीं थे ना सारे। अगर वो सब कहीं ना कहीं उस रूप में, पर्टिकुलर वोट बैंक के रूप में जुड़े होते, तो उनका नोटिफिकेशन। कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति, इतना मुझे नहीं पता। समझदार तो सर, खुल के कहते तुष्टिकरण, आप बात घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं फिर? नहीं, तुष्टिकरण, मैंने भी उन धरणों को बहुत अच्छे से सर इस पर कवर किया, आपकी जानकारी बताओ। सर ऐसा है सर, राजीव गांधी नाम लिखा हुआ है जिस परियोजना के पीछे, और उसको तो आप छोड़ रहे हो, और जिसके ऊपर केवल मदरसा लिखा हुआ है उसका आप कर रहे हो। तो इतना समझना पड़ेगा कि केवल उन्हीं का ही करना है। तो क्या कांग्रेस राजीव गांधी के नाम पर राजनीति कर रही है? कांग्रेस संविदा कर्मचारियों को बांटने का,
कर्मचारियों को डराने का, इस प्रकार का जो कार्य कर रही है। और 2 दिन पहले आचार संहिता से केवल एक ही विभाग का नोटिफिकेशन निकाल रही है और उन व्यक्तियों द्वारा उसका अगर ऐड दिया जा रहा है और बाकी व्यक्ति केवल ज्ञापन ही दिए जा रहे हैं, तो ये सबको याद रहेगा। और आपको एक बात बता दूं, जैसे कई लोग कहते हैं हवा किसकी चलती है, तो ये हवा कोई पर्टिकुलर चलती नहीं है। हवा होती है वो व्यक्ति जो कम पैसे में कई सालों से रोजगार करते हैं ये सोच के कि हम परमानेंट हो जाएंगे। तो वो जो हवा बनाते हैं ना वो वही बनाते हैं, क्योंकि उनको पैसा कम मिलता है, काम ज्यादा करते हैं। काम ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको परमानेंट होना होता है, तो लोग उनसे जुड़े रहते हैं। वही जाके बताते हैं कि ये सच्चे हैं या झूठे हैं, या ये आगे कर पाएंगे या करने में सक्षम है या नहीं है। और दूसरा, मंत्रियों के पास अगर पावर नहीं होता है, आप संबंधित विभाग में चले जाते हो और वो कहते हैं ये सीएम लेवल का मैटर है, तो एक ही मंत्री बना दो ना, मुख्यमंत्री उसी को सारे विभाग दे दो। ये कल्ला जी के लिए कह रहे हैं कि सीएम लेवल का मैं मैटर है। सारे मंत्रियों की बात कह रहा हूँ। आपने 4-5 विभाग बोले, राजीव गांधी और वो सब, तो कहीं ना कहीं जाके अगर आपका सीएम लेवल का अगर मैटर है, तो क्यों ना एक मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बाकी बाबू रख दिए जाए, जो कागज ले और आगे दे। अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप डिसीजन मेकर नहीं हो और आप डिसीजन सीकर ही हो, तो फिर इतने पंचायती यार बकवास करने की जरूरत है नहीं कि हम कुछ नहीं है। गहलोत सरकार के लिए ये तस्वीरें अच्छी नहीं है। संविदा कर्मचारियों में अभी भी भारी रोष है। आचार्यों के चौक से बीकानेर पश्चिम से ये सीधी तस्वीरें आप राजस्थान तक पर देख रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, राजस्थान तक।